हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से वो हमारा एक नया चैप्टर होगा इंडियन पॉलिटी का, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हमारा नया चैप्टर होगा जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं या डीपीएसपी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं पहले अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो इन्हीं सारी बातों पे अध्ययन करेंगे कि देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो हमारा नया चैप्टर है इसका वर्णन भारतीय संविधान के विशेषज्ञों ने कहां से कहां तक किया है। अर्थात कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया, उन्होंने ऐसे कौन कौन से अनुच्छेदों के माध्यम से इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हमारे समाहित किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बाकायदा आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से। और इस क्लास को हमारे पढ़ने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होगा कि हम ये सारी चीजें जान सकें कि जो भी हमारी स्टेट है अर्थात जो भी हमारी राज्य है वो यार किस प्रकार से अपने कार्यों को करती है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको सरकार को अपने अनुरूप या इन संविधान के नियम और कानूनों के अनुसार कार्यों को करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो एक प्रकार से बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूं तो ये संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके माध्यम से यह बताने का प्रावधान किया गया है या संविधान के जो भी हमारे सदस्य हैं उनके माध्यम से इस संविधान की पुस्तक में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है इन अनुच्छेदों के माध्यम से कि जो भी हमारी राज्य होगी वो हमारे जब नीति का निर्माण करेगी अर्थात किसी भी राज्य में अगर नीति का निर्माण करेगी हमारी राज्य तो वो इन नियम और कानूनों के अनुरूप ही नीति का निर्माण करेगी। ठीक है, तो उन्हीं नीतियों का अध्ययन करेंगे हम लोग कि ऐसे कौन कौन से नियम और कानून हैं यदि सरकार हमारी बनाना चाहती है वो भी स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो वो हमारे ऐसे कौन कौन सी नीतियां हैं अगर बना रही है तो इन सारे नियम और कानूनों को क्या करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से बेसिकली यही बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो भी हमारी राज्य सरकार है उसको एक प्रकार से मार्गदर्शन टाइप दिखाता है। होता है ना कि जैसे हमको एक प्रकार से बोले कि आगे का रास्ता अगर नहीं पता होता है तो हमको कोई एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति अगर मिल जाता है तो हमारा जो रास्ता होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये संविधान के माध्यम से ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया
राज्य के संदर्भ में कि अगर किसी भी प्रकार के नीति का निर्माण हमारे राज्य सरकार करेगी तो वो इन्हीं नियम और कानूनों में बंध करके करेगी। ठीक है, देखते हैं इसी में कि ऐसे कौन कौन से हमारे नियम और कानून भारतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा इसमें निर्मित किया गया। सर्वप्रथम इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। क्लास का भरपूर आनंद लीजिएगा, जितना हो सके उतना आनंद लीजिएगा, बोरिंग तनिक भी महसूस नहीं कीजिएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आनंद ही लीजिएगा और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बात करते हैं इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पहली बात तो ये हमारा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसको संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, एंड इसी में अनुच्छेदों का जिक्र करूं मैं तो ये संविधान में अगर अनुच्छेदों का जिक्र करें तो 36 से लेकर के 51 के मध्य में जितने भी अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित किया गया है वो सारे के सारे अनुच्छेद हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, इससे पहले की क्लास मैंने बार बार बोला कि देख लीजिएगा क्योंकि 35 तक के अनुच्छेदों का जिक्र हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, उसी के आगे हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य में। ठीक है, देखते हैं इसी में। और इसमें ये भी याद कीजिएगा कि जो भी हमारा सारा सिस्टम है इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। हम लोग ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं कि लगभग 80 से 85% जो भी हमारा संविधान का पोर्शन है वो हम दूसरे देशों से ही अर्जित करके अपने भारतीय संविधान में उसको समाहित कर पाए हैं और लगभग 15 से 20% का पोर्शन जो है वो हमारे यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा या जो भी हमारे संविधान सभा में बैठे सदस्य थे उन्होंने अपने अनुरूप कुछ नियम और कानूनों को बनाया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको संविधान में निर्मित किया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसी के पश्चात में ये जो आयरलैंड है ये भी किसी दूसरे के संविधान से इसको अर्जित करके अपने संविधान में इसको आयरलैंड ने भी समाहित किया। आयरलैंड ने कहां से इसको अर्जित किया? तो आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से अर्जित किया, ये भी याद रखना। ठीक है, स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने इसको अपने संविधान में समाहित किया और आयरलैंड के संविधान का अध्ययन करके राजनीति के विशेषज्ञों ने जो भी भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ थे, ठीक है, उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करते समय आयरलैंड के संविधान का पहले क्या किया? अध्ययन किया और वहां से इनको जो भी प्रावधान अच्छा लगा आयरलैंड के संविधान से उसको उठा करके भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको प्रदर्शित कर दिया या उसका वर्णन बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो ये प्रावधान उनको अच्छा लगा। आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जो कि आयरलैंड के संविधान में वर्णित था तो उसको उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया और इसकी जो व्याख्यांश किया गया है वो भाग 4 के अंतर्गत भारतीय संविधान में। और अगर अनुच्छेदों का जिक्र करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य में ये सारे नियम और कानूनों का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में एक एक अनुच्छेद का जिक्र करूंगा मैंने पहले ही बोला कि क्लास को पढ़ने का उद्देश्य हमारा केवल और केवल नंबर की गेनिंग नहीं है, यानी प्रश्नों को हल करना नहीं है।
हमारा उद्देश्य एक यह भी है कि हम अपने भारतीय संविधान को एक नजर में या इस पूरे क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान को जान सकें। ठीक है, तो प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा उद्देश्य महज केवल और केवल अपने संविधान को अध्ययन करना है। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा वो पहली बात हम बात ये करते हैं कि इनमें दो तीन चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि ये जो है ये प्रस्तावना के कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं जो कि इस नीति निर्देशक तत्व में भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी प्रस्तावना के कुछ ऐसे शब्द हैं, भाग हैं जो कि इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, इस तरीके के हमारे शब्द हैं जो यहाँ पे भी प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमको देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता है तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जो नियम और कानून है इनका कहने का तात्पर्य वही है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को हमको समझना है, ना कि हमको रटना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संविधान हमारा अपनी एक बौद्धिक क्षमता हमको विकसित करनी है, ना ही मेरी बातों को रटना, ना ही किसी अन्य व्यक्ति की बातों को रटना। क्लास को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, उसके पश्चात में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित करना अपने भारतीय संविधान के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं इसी में मैंने पहले ही बोला प्रस्तावना के कुछ शब्दों को इसमें समाहित किया गया है, वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। ठीक है, दो तीन नोट पॉइंट्स डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। एंड इसी में अगर और बोलना चाहें तो ये सरकार के जो भी हमारे कार्य होते हैं या राज्य सरकार जो भी हमारे नीति का निर्माण करेगी, वो अभी जो भी हम अनुच्छेद पढ़ेंगे इसके माध्यम से, वो इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से या इनको ध्यान में रख करके कोई भी सरकार हमारी राज्य की होगी तो वो इन नियम और कानूनों को ध्यान में रख के कोई भी नीति का निर्माण करेगी। ये भी नोट कीजिएगा। एंड एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि ये जनता जो है हमारी, जनता को सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक करता है ये नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को नीति निर्देशक तत्व का ज्ञान है तो वो व्यक्ति जान सकता है कि सरकार हमारे किस प्रकार के नीति का निर्माण करने वाली है या आगे भविष्य में किस प्रकार की नीति का निर्माण हमारे करेगी, और या तो जो पिछले हमारी सरकार थी उसने किस प्रकार के अपने राज्य में नीति का निर्माण उसने किया है। ठीक है, अगर सही एवं व्यवस्थित रूप से नीति का निर्माण किया गया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो और अच्छी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी सारा सिस्टम है अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इतना मतलब संविधान बोला गया, ठीक है, जनता को पावर दी गई है संविधान के माध्यम से, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता सर्वोपरि हो जाएगी। जनता सर्वोपरि होती है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सरकार अपने अनुरूप ही कार्य करेगी, वो आपके कहने पे कार्य नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं इसी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजों को देखेंगे इसमें। और फिलहाल में एक बात और बोलना चाहेंगे कि इसमें तीन प्रकार के, एक प्रकार से बोले तो तीन प्रकार के विचारों का वर्णन इन अनुच्छेदों में देखने के लिए मिल जाता है। तीन प्रकार के ऐसे कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमको विचार देखने के लिए मिलता है वो गांधीवादी विचार देखने के लिए मिल जाता है इन अनुच्छेदों में। गांधीवादी विचारों का प्रावधान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के पश्चात में समाजवादी विचारधारा का भी प्रावधान यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जो लास्ट इसी में है वो है उदारवादी विचारधारा। ठीक है,
तो इन 3 प्रकार के विचारों का प्रावधान इन अनुच्छेदों के माध्यम से हमको यार प्रतीत होता है। अब वो हमको प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, लेकिन हमको याद जरूर रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में इस नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करने का भारतीय संविधान में एक ही उद्देश्य था, संविधान सभा के सदस्यों का। ऐसा कौन सा उद्देश्य था कि इसको संविधान में समाहित करना पड़ा या इसकी आवश्यकता पड़ी हमारे भारतीय संविधान में? तो मैंने पहले ही बोला कि यार जिस समय आज से करीब 70 साल पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कई सारे ऐसे विशेषज्ञ थे, राजनीति के विशेषज्ञ, उन्होंने आगे आने वाली अग्रणी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए क्या किया, संविधान का निर्माण किया कि आगे आने वाले अनंत समय तक, जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा, हम इस प्रकार के नियम और कानून इस भारतीय संविधान की पुस्तक में निर्मित करेंगे कि किसी भी प्रकार के चेंजमेंट की आवश्यकता जल्दी ना पड़े, क्योंकि अग्रणी आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां हमारी ऐसी होगी कि संसद को इसमें चेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ती भी है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है, बदलती रहती हैं, ठीक है। तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आज से करीब 70 साल पहले इस भारतीय संविधान जैसी पुस्तक को निर्मित कर दिया, और इसके प्रावधान बदलने वाले नहीं है, नए प्रावधान जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन पुराने प्रावधानों को बदलने की ताकत किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में अब जो हम बात करेंगे वो पूर्णतः बात करेंगे यहाँ के अनुच्छेदों की, कि इन अनुच्छेदों में ऐसी कौन कौन सी बातों का प्रावधान किया है हमारे संविधान के सदस्यों ने, जो कि इसको हमने पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, इसको हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, अनुच्छेद 35 तक की क्लास हम लोग अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है, यहाँ पे राज्य की परिभाषा बोल रहा है, राज्य की परिभाषा के संदर्भ में इसमें प्रावधान किया गया है। अब यार यहाँ पे जो भी कुछ ऐसे मेरे भाई ऐसे होंगे जो कि ये चीज पढ़ चुके होंगे कि अनुच्छेद 36 में और अनुच्छेद 12 में, दोनों में हमारे राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन वो जो राज्य की परिभाषा थी वो अलग चीज को डिफाइन कर रहा था, मूल अधिकार के संदर्भ में था वो, और यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है यहाँ पे ये दूसरे राज्य की बात कर रहा है। अर्थात राज्य बोले तो स्टेट, स्टेट बोले तो जो भी हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उन्हीं को यहाँ पे स्टेट कह करके क्या किया गया, संबोधित किया गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी व्यवस्थित रूप लेते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले में क्या दिया गया, परिभाषा दिया गया है कि जो भी हमारे स्टेट अर्थात जो भी हमारी गवर्नमेंट संस्था होगी वो हमारी कैसी होगी, उसी सारे संबंध में यहाँ पे परिभाषा टाइप में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 36 यही प्रावधान करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है कि ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय भी बोल सकते हैं या वाद योग्य भी बोल सकते हैं, वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है। इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी सारे अनुच्छेद अभी यहाँ पे हम
अध्ययन करेंगे या 36 से 51 के मध्य में जितने भी सारे अनुच्छेदों का जिक्र इस भारतीय संविधान में किया गया है, ये सारे के सारे नियम और कानून अगर स्टेट देती है तो अच्छा है, नहीं देती है तो जनता इस पे कुछ कर भी नहीं सकती है। ये राज्य की स्वीकृति पे है कि आपको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। पहली बात, संविधान में अगर इन बातों का प्रावधान किया गया है तो दिया जाना चाहिए, ठीक है। और सरकार ज्यादा हद तक देती भी है, क्योंकि जो बंदे जागरूक हैं आज की डेट में, वो सरकार की सारी नीतियों का फायदा उठा रहे हैं। और जो यार अशिक्षित हैं, कुछ जानते ही नहीं है, ना ही उनको संविधान का अध्ययन है, ना ही वो संविधान जानते हैं, और ना ही हमारा वो किसी भी प्रकार की जो भी सरकार की नीतियां आ रही हैं, ना ही वो सारी चीजें पता है, तो सरकार आपको लाभ कैसे देगी? आपके जो भी सरकार के कार्य हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमको इस देश में रहने वाले नियम और कानून ही नहीं पता है, ठीक है। तो हम सरकार के जो भी सारे कार्य हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और तभी लोग बोलते हैं कि ये सरकार हमारी अच्छी नहीं है, तभी बोलते हैं। जो बंदा हर चीज जानता है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सरकार क्या है, कैसी है, क्योंकि वो अपने नियम और कानून जानता है, और वो ये भी जानता है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां लाई जा रही हैं उनका लाभ हमको कैसे उठाना है, ठीक है। तो इन सारी बातों का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये अनुच्छेद 37 के माध्यम से बोल दिया गया है कि अगर वो लाभ आपको दिए जा रहे हैं, सारी की सारी बातें स्टेट के संदर्भ में बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया न्यायालय में प्रवर्तनीय और बाध्य योग नहीं होगा, अर्थात राज्य अगर चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, ये उसकी स्वीकृति पे है और हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने उस संदर्भ में हम बोल दें कि हमारे मूल अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाएं, वहां पे याचिका दायर कर दें, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी कारणवश यहाँ पे अनुच्छेद 37 के माध्यम से बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो भी सारे कार्य होंगे या जो भी सारे नियम और कानून इस नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से दिया गया है, सरकार अगर कर रही है तो अच्छा है, नहीं कर रही है तो हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 37 की बात हुई। बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 हमारा क्या प्रावधान करता है इस भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या बोल रहा है? लोक कल्याण का प्रावधान किया गया है। लोक कल्याण से तात्पर्य क्या है? अर्थात सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसा कार्य करना चाहिए, सरकार अर्थात स्टेट की बात बोल रहा है, ठीक है। स्टेट को ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि इस अनुच्छेद 38 के प्रावधान में दिया गया है, यानी समाज का कल्याण हो सके, ऐसा कार्य या ऐसी नीतियों को सरकार को लागू करना चाहिए, या समाज के लिए कुछ ऐसी नीतियों का प्रावधान करना चाहिए जिससे कि समाज का बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्या हो, उद्धार हो सके, या उसका क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ में जो भी सारा एक प्रकार से बोले सरकार हमारी कर सकती है, ठीक है। और इसी के पश्चात में लोक कल्याण के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, कि अनुच्छेद 39 हमारा क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 समान कार्य
समान कार्य एवं समान वेतन दिया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे ये बात बोली गई, एक प्रकार से बोले तो अनुच्छेद 39 के माध्यम से जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने ये सारी चीजों का प्रावधान करने का प्रयास किया है अनुच्छेद 39 के मध्य में, कि यहाँ पे जो भी हमारे मतलब लोग होंगे समाज के, उनको सरकार क्या करेगी, समान कार्य देगी और समान कार्य के बदले में समान वेतन भी उनको मुहैया कराएगी। अर्थात कहने से तात्पर्य यही है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गवर्नमेंट जॉब ले लें, क्योंकि ये जो हम संविधान पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट के संदर्भ में ही है, प्राइवेट में तो यार ज्यादातर अगर हम बोले तो भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट संस्था होगी तो उसमें यार फिर भेदभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। मैंने पहले ही बोला स्टेट का मतलब यहाँ पे संस्था ही है। कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, उसमें स्त्री एवं पुरुष यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों को क्या है, समान कार्य दिया गया है। वो भी टीचर है, वो भी टीचर है, उसको भी बराबर ही सैलरी प्राप्त हो रही है और उस व्यक्ति को भी बराबर ही सैलरी दी जा रही है। तो कहने से तात्पर्य यही है अनुच्छेद 39 के माध्यम से कि जो भी हमारे स्त्री एवं पुरुष होंगे उनको सरकार क्या करेगी, समान कार्य देगी और समान कार्य के बदले में समान वेतन भी देगी, तनिक भी भेदभाव नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल वगैरह में भी ले सकते हैं कि जो भी हमारे डॉक्टर होंगे, लेडी डॉक्टर होगी उसको भी उतना ही और जो जेंट्स डॉक्टर होगा उसको भी उतना ही। ये सारी की सारी बातें मैं गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर जो भी हम अगर बोले प्राइवेट के संदर्भ में अगर बात करूं तो प्राइवेट में यार भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे महिंद्रा हो गया, रिलायंस वगैरह हो गया, टाटा की हमारी कंपनी हो गई, ये सारे भेदभाव नहीं करती हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भले ही प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर होंगे, अभी हम प्राइवेट स्कूल की ही बात करें तो वहां पे मतलब जेंट्स टीचरों की तुलना में जो भी हमारी लेडीज टीचर होती हैं उनको सैलरी कम दी जाती है। मैंने तो यार देखा है ऐसा, ठीक है। तो यही कहने से तात्पर्य है कि जो भी हमारी सरकार होगी अर्थात जो भी हमारी सरकार की संस्था होगी, स्टेट की संस्था होगी, वो हमारी क्या करेगी, स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना करते हुए समान कार्य दिया जाएगा और समान कार्य के साथ साथ समान वेतन भी दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये प्रावधान करता है। बात करते हैं इस अनुच्छेद 39 के की बात करते हैं, जो कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1973 में इसको जोड़ा गया, सॉरी 1976 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि जो भी हमारा व्यक्ति होगा समाज का उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करवाना ये कार्य किसका है, यानी किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क कार्य, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करवाना ये हमारे सरकार का क्या होगा, दायित्व होगा। अगर किसी भी प्रकार को कोई भी व्यक्ति को या भारत देश के भारत देश का ही व्यक्ति होगा लेकिन वो पार्टिकुलर किसी ना किसी राज्य का होगा, क्योंकि हम राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये अपने अपने राज्यों को लेकर के सारे जो राज्य हैं वो एक्टिव होंगे, ठीक है, अपने अपने राज्यों में ये सारे कार्य कर रहे होंगे। तो ऐसी बात राज्य के संदर्भ में है तो हमारा भारत देश का कोई भी व्यक्ति है उसको सरकारी या गवर्नमेंट जो भी हमारी विधि है या जो भी हमारी कानूनी सहायता है उसको प्राप्त करवाया जाएगा, ठीक है, निःशुल्क रूप से। लेकिन अगर प्राप्त नहीं भी करवाया जा रहा
तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात वाद्य योग नहीं होगा। सरकार आपको ऐसा करने के लिए देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो और अच्छी बात है। हमारा काम वहीं पे रुक जाएगा, हम सरकार के खिलाफ में बोल भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से बेसिकली यही समझ सकते हैं कि 36 से 51 के मध्य में जितने भी अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है, उनमें से जो भी सारे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, सरकार अगर उनको हमें प्रदान करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो और अच्छी बात है, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। तो ये हमको ये भी याद रखना, 39 का जो कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान के द्वारा, यानी संशोधन के द्वारा, निःशुल्क विधि सहायता किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, कि अनुच्छेद 40 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 बात करता है पंचायतों की व्यवस्था करने की। क्या बात करता है? पंचायतों की व्यवस्था। अर्थात अनुच्छेद 40 में ये बोला गया है कि जो भी हमारे ग्राम स्तर पर या गांव के लेवल पे हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उनमें हम पंचायतों का गठन करेंगे। ये भी यार पहले एक प्रकार से बोले तो मूल संविधान टाइप में ये नहीं था, इसको भी बाकायदा 73वें संविधान संशोधन 1993 में क्या किया गया, इसको अनिवार्य रूप दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि एक प्रकार से बोले तो ये राज्य की स्वीकृति पे छोड़ दिया गया था कि जो भी राज्य ये चाहे कि अपने राज्यों में पंचायतों का गठन कर सकती है, और जो राज्य नहीं चाहेगी वो पंचायतों का गठन नहीं कर सकती है। तो इस मतलब अवस्था में या इस परिस्थिति में हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे पंचायतों की व्यवस्था कर दी, और कुछ राज्य हमारे ऐसे थे, कुछ क्या आधे से ज्यादा राज्य हमारे ऐसे थे जिन्होंने यार पंचायतों की व्यवस्था नहीं की थी। तो इस संदर्भ में जो भी हमारे उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ऐसी बातों का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ, सरकार को आवश्यकता पड़ी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम इसको बाकायदा संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत रखते हैं, जिससे कि अब हर एक राज्य क्या करेगा, अपने यहाँ पे अनिवार्य रूप से पंचायतों की व्यवस्था करेगा। तभी से हम लोग देखते होंगे कि पंचायत वगैरह तभी से अनिवार्य हो गया हर एक राज्य में। ठीक है, और इसके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि जो भी हमारे गांधी जी थे उस समय, उन्होंने ये बोला था कि अगर गांवों का विकास करना है, ग्राम या सबसे छोटा रूप गांव ही होता है, तो गांवों का अगर विकास करना है तो गांव के लेवल पे पंचायतों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहीं पे क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन अगर ग्राम के स्तर पे हम पंचायतों की व्यवस्था करते हैं तो फिर पंचायतों के जो मुखिया होगा या जो हमारा पंचायती सदस्य होगा या जो वहां का प्रधान होगा, वो क्या करेगा कि यार आजकल हम लोग देखते हैं वो लोग घोटाला टाइप का करते हैं। ठीक है, जो भी पैसा वगैरह होता है वो ग्राम के विकास में ना खर्च के करके वो लोग अपना ही पेट भरते हैं। तो अंबेडकर साहब का कहना यही था कि मतलब अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो गांव के मुखिया वगैरह जो होंगे ज्यादातर उन्हीं का लाभ होगा, ना कि गांव के जो भी गरीब या आम व्यक्ति हैं उनका विकास होगा। लेकिन फिर भी इसके संदर्भ में काफी सारा मतभेद देखने के लिए मिलता है। एक बोलता है कि इसको संविधान में जगह दी जानी चाहिए, एक बोलता है कि जगह नहीं दी जानी चाहिए। आगे चल के कई सारे और सदस्य थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इस प्रकार के ऐसे कई हमारे सदस्य थे, इन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो ठीक है, हम इस पंचायत का जो जिक्र करेंगे संविधान के अंतर्गत वो कुछ ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे सबको मतलब एक प्रकार से बोले तो अगर उसका प्रावधान है भी संविधान में तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है, एक प्रकार से बराबरी वाला माहौल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारणवश इसको अनुच्छेद 40 में डाल दिया गया और तब ये बोला गया था कि सरकार की स्वीकृति पे छोड़ दिया गया था कि जो भी हमारी राज्य सरकार चाहेगी उसका प्रावधान कर सकती है, जो नहीं चाहेगी उसका प्रावधान नहीं करेगी। लेकिन जब ज्यादातर राज्यों ने इसको अस्वीकृति किया तभी हमारा ये संशोधन होता है और इस संशोधन के माध्यम से सारे राज्यों को अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल में दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वहां पे आज तक वर्तमान की स्थिति में पंचायतों का गठन नहीं हुआ है। ठीक है, और हमारा ऐसे एक प्रकार से बोले राजस्थान का नागौर है, वहां पे हमारा सर्वप्रथम पंचायत की व्यवस्था की गई थी, इस बात को भी हमने नोट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जिक्र अनुच्छेद 40 में देखने के लिए मिल जाता है और इसमें एक पॉइंट और नोट करना कि इसको बाद में उठा करके इसी पंचायती व्यवस्था को 243 के का में रख दिया गया और जैसे ही 243 के का में रखा गया तो अब हम लोग इस व्यवस्था के संदर्भ में न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि 36 से 51 के मध्य में हम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाहर के जो अनुच्छेद होंगे उनको अगर सरकार हमको नहीं दे रही है, हमारा हनन कर रही है, तो फिर हम अपने अधिकारों के संदर्भ में लेकर के हम न्यायालय में याचिका अपनी दायर कर सकते हैं। तो 243 के का में जैसे ही इसको डाला गया तो अब हम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, याद रखना है। पंचायतों के संदर्भ में पंचायतों की व्यवस्था हो गई अनुच्छेद 40 के मध्य में। अनुच्छेद 41 क्या बोल रहा है, विशेष दशाओं में सरकारी सहायता, विशेष दशाओं में या कुछ विशेष दशाओं में हम सरकार की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, या राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए कि समाज में हमारे कई तबके के लोग रहते हैं, उनको कुछ विशेष दशाओं में हम उनको सरकारी सुविधा मुहैया कराएं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है समाज में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकार से आज भी हम लोग देखते होंगे कि योजनाएं हमारी चलती हैं सरकार की, तो वो सारी योजनाएं हम प्राप्त करवा सकें उस गरीब व्यक्ति को। अन्न धन योजना चल रही है, एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारा व्यक्ति है उसको राशन कार्ड के तौर पे, उसका अगर राशन कार्ड बना है तो राशन कार्ड के तौर पे उसको हम लोग देखते होंगे कि अनाज मुहैया कराया जाता है। ठीक है, सरकार इस तरीके के जो भी हमारी विशेष परिस्थितियां होंगी, हम लोग देखते होंगे कि यार कुछ हमारे विकलांग व्यक्ति होते हैं जिनको एक प्रकार से जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि एक 3 पहिया वाली साइकिल आती है विकलांगों के लिए, तो वो भी सरकार क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसी में वृद्धा पेंशन योजना हो गया, इस प्रकार के जो भी सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन के साथ साथ हमारा एक प्रकार से बोले विधवा पेंशन योजना हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी सारी योजनाएं हैं तो इन सारे विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या बोला गया, विशेष दशाओं में सरकारी सहायता, वो यही बात बोल रहा है कुछ विशेष दशाओं में इन विशेष व्यक्तियों को सरकारी सहायता प्राप्त करवाना ये सरकार का कार्य होगा, वो भी स्टेट का। और सरकार अगर ऐसा करती है तो अच्छा है, नहीं करती है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना है।
पहली बात तो सरकार यार सारी चीजों को ध्यान में रख के कार्य करती है। मैंने पहले ही बोला, जो शिक्षित है वो सरकार की सारी नीतियों का लाभ आज वर्तमान की स्थिति में उठा रहा है, और जो अशिक्षित है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो यार फिर एक प्रकार से बोले ना, ढिढोरा टाइप में पीटेगा, सरकार अच्छी नहीं है, ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया नहीं पूरा झंडी, ऐसा तमाम सारी बातों का प्रावधान वो लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जिनको सारी चीजें पता है वो अपना यार कागजी कार्यवाही के माध्यम से सारी नीतियों का लाभ बड़े ही बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में भी और आगे आने वाली जो अग्रणी सरकार होगी उस सरकार में भी वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे या कर सकते हैं। आप खुद ही ना सोचो, सरकार यार आई है तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सारे कार्य खराब ही करेगी या सारे कार्य अच्छे ही करेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगी, ऐसा नहीं कि सारे कार्य वो खराब ही करेगी। ठीक है, आपको सारे चूतिए व्यक्ति, आपको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ज्ञान होता तो आप खुद ब खुद सारी नीतियों का लाभ स्वयं उठाते। ठीक है, तो दूसरों की बातों में ना आकर के अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित करके सरकार के संदर्भ में हम यार बोलेंगे। पहली बात, अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, मेरी बातों को या मेरी क्लास को अटेंड करते हो, तो राजनीति से बड़े ही दूरी बना करके रखना। ठीक है, राजनीति की बात हम नहीं करेंगे। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी राजनीति से दूर रहेंगे, तनिक भी राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। जानेंगे हर चीजें, लेकिन हमको दिखावा नहीं करना कि हम भी थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पढ़ने लिखने वाले हैं, राजनीति से दूर रहना है हमने। ठीक है, जानेंगे हर चीजें, इसको भी याद रखना। एंड 42वें में क्या बोला गया, अनुच्छेद 42, इसमें बोला गया है यानी मनोचित कार्य या प्रसूति सहाय, ये बोला गया मनोचित कार्य और प्रसूति सहायता। मनोचित कार्य से तात्पर्य क्या है कि मनोचित कार्य से तात्पर्य यह है कि उसके स्वास्थ्य के आधार पे उसको क्या करवाना, उसको कार्य देना। जैसे कोई भी हमारा यार ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट संस्था के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमारा व्यक्ति है या कोई भी हमारी महिला है गवर्नमेंट सेक्टर में या संस्था में, ठीक है, वो अगर कार्य करती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और फिर भी हम उसको फिजिकली उससे हार्ड वर्क ले रहे हैं, तो फिर ये गलत होगा। उसको उसके अनुसार या उसके स्वास्थ्य के अनुसार कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम उससे हार्ड वर्क ना ले। ठीक है, किसी भी विभाग से जोड़ करके देख सकते हैं, बिजली विभाग से ही जोड़ करके देख लीजिए, ये भी स्टेट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, गवर्नमेंट संस्था ही है हमारी, तो बिजली विभाग से ही अगर हम जोड़े तो बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे हार्ड वर्क ना लिया जाए। इस प्रकार से हम कई सारी चीजें जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, यही मनोचित कार्य है। प्रसूति सहायता गर्भवती महिला से रिलेटेड है। कोई भी हमारी गर्भवती महिला है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो सरकार के माध्यम से इस अनुच्छेद के माध्यम से ये बोला गया है कि उसको यानी जैसे ही बच्चा होने वाला होगा तो उससे 3 महीने पहले से लेकर के जब बच्चा हो जाएगा तो उसके 3 महीने बाद तक उसको छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, और इस बीच में उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में यार इसमें भेदभाव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में बाकायदा प्रावधान किया है कि कोई भी हमारी गर्भवती महिला है 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक की उसको छुट्टी दी जाएगी। और एक प्रकार से बोले तो उसका जो हस्बैंड होगा
वो भी क्या करेगा, उसको केवल 15 दिन पहले से लेकर के 15 दिन बाद तक की छुट्टी दी जाएगी, क्योंकि वो भी जा करके अपने वाइफ का ख्याल वगैरह रखे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस संदर्भ में यही प्रसूति सहायता से तात्पर्य हमारा यही है, ठीक है। और इस संदर्भ में केरल हमारा सबसे अच्छा राज्य है, वहां प्रसूति सहायता के मामले में केरल काफी अच्छा राज्य है, क्योंकि वहां पे महिलाओं का जो सेक्स रेशियो है काफी बेटर है, ठीक है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा में। तो ये हमारा प्रसूति सहायता भी है कि सरकार को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाना चाहिए। और इसी में और अगर बोलना चाहें फिलहाल में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि बार बार महिला को प्रेग्नेंट ही करते रहें। क्यों? बात यहाँ पे ये समझना कि ऐसा भी नहीं है कि बार बार महिला को हम प्रेग्नेंट ही करते रहें। यार ऐसी बात है तो फिर वो अपना काम कब करेगी, क्योंकि 3 महीना पहले से छुट्टी दे रहे हैं और 3 महीने बाद तक की दे रहे हैं, सैलरी भी नहीं काट रहे हैं हम, तो 6 महीने के लिए तो वो घर में ही बैठ गई, ठीक है। और साल में कुल 12 महीने होते हैं, तो काम किया 6 महीने, और ऐसा ही नहीं है कि 6 महीने किया तो 1-2 छुट्टियां और नहीं लेगी, ठीक है। 12 महीने में कुल मिला करके हम लोगों ने माना 4.5 से 5 महीने उसने कार्य किया, और सैलरी जो उठाई वो उठाई पूरे 12 महीने की। तो इस प्रकार से यार सरकार को तो घाटा हुआ, क्योंकि उसका कार्य भी नहीं हुआ उतने अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये जो सुविधा मुहैया कराई जाएगी ये केवल और केवल 2 बच्चों तक ही सीमित है। किसी भी महिला को 2 बच्चे अगर होते हैं तो ही ये सुविधा प्राप्त करवाई जाएगी। ये नहीं है कि बार बार महिला को प्रेग्नेंट ही करते रहो और हर साल वो बच्चा ही करती रहे, तो फिर माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रसूति सहायता के संदर्भ में। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 43 कि अनुच्छेद 43 हमारा क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 हमारा बोल रहा है एक प्रकार से सामान्य कुटीर उद्योग निर्वाह मजदूरी, ठीक है, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी की बात बोल रहा है, या कुटीर उद्योग की बात बोल रहा है। सरकार को इतना वेतन तो कम से कम दिया ही जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का क्या हो सके, आराम से उसका जीवन यापन हो सके, इतना उसको सैलरी दी जानी चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आज इसमें भेदभाव देखने के लिए मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में जेंट्स को तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, क्योंकि जेंट्स के पास होता है थोड़ा सा दिमाग, और जो लेडीजें होती हैं उनके पास दिमाग नहीं होता। ये चीजें याद रखना। फिलहाल में लेडीजें जो होती हैं ज्यादातर के पास दिमाग नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल वर्तमान में भारत की 80% महिलाएं वो केवल और केवल घर में रहना पसंद करती हैं, ना कि यार कार्य करना बाहर पसंद करती हैं, ठीक है। और जो घर में बैठी हैं उनको ये लगता है कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ किया जा सके, तो उनको अगर कम से कम सैलरी भी मिल रही है तो भी वो उस कार्य को कर लेंगी। और जो जेंट्स है वो तो यार जानता है हमको अपना भी खर्च चलाना है, फैमिली का भी खर्च चलाना है, तो वो यार छोटी मोटी सैलरी पे कार्य करने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि जो महिलाएं हैं उनके पास थोड़ा सा दिमाग होता है कम, और जो जेंट्स होते हैं उनके पास दिमाग थोड़ा सा होता है, तो वो छोटी मोटी सैलरी पे कार्य करते ही नहीं है, ठीक है। और महिला जो होगी वो केवल और केवल अपना ही देखती है, जाएंगी स्कूल में बैठ करके स्वेटर बुनना होगा। आजकल तो साला स्कूल में ये सिस्टम हो गया, मोबाइल वगैरह चल गया, तो मोबाइल वगैरह में बड़ा पंचौरा होता है, ठीक है। तो महिलाओं के संदर्भ में कुछ भी बोलना यार सब ठीक ही है, सब ठीक है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 43 हमारा यही प्रावधान करता है, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग से तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं उनको क्या किया जा सके, घरेलू कार्य जैसे हैं तो उनको दिया जा सके। जैसे घर में कार्य हमारे ऐसे जैसे चटाई वगैरह बनाना हो गया, ठीक है,
घर में गरीब लोगों को ऐसा कार्य दे दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 44 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 24 संहिता की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात बोली जा रही है। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, समान सिविल संहिता से तात्पर्य क्या है? संहिताएं हमारी 3 होती हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, पहली संहिता हुई दंड संहिता, दंड संहिता। दूसरी संहिता हुई हमारी सिविल संहिता, सिविल संहिता हुई, सिविल संहिता। एंड तीसरी जो संहिता हुई वो हुई आचार संहिता, आचार संहिता। ये 3 प्रकार की संहिताएं हमारी होती हैं। दंड संहिता वो संहिता होती है जिसमें आपराधिक कृत्यों को करने के पश्चात में जो दंड का प्रावधान उस अपराधी के लिए किया गया है वो हमारा दंड संहिता के अंतर्गत आता है। जैसे सीआरपीसी की जो धाराएं वगैरह हैं वो किसमें आती हैं? दंड संहिता में आती हैं। सिविल संहिता में हमारे शादी और विवाह से जुड़े हुए जो भी नियम और कानून हैं या जो भी सारी संहिताएं हैं वो सारी की सारी सिविल संहिताएं के अंतर्गत आती हैं। आचार संहिता हम लोग देखते होंगे कि जब हमारा चुनाव वगैरह होने वाला होता है तो 1 या 1.5 महीने पहले से हमारा आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आचार संहिता होती है। फिलहाल में सिविल संहिता की बात बोल रहा है तो सरकार को इस सिविल संहिता के संदर्भ में भी कार्य करना चाहिए, लेकिन सरकार अगर ऐसा करेगी तो उसके लिए थोड़ा सा काफी सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में हमारे कई वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग। इस प्रकार से उनके जो नियम और कानून हैं वो भी उनके अनुसार अलग अलग नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान सिविल संहिता, यानी सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिए कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, सबके लिए नियम क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ऐसा कानून बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर सरकार करती है तो विशेष रूप से कई सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2005 तक जो भी हमारी हिंदू महिलाएं थी उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 के पश्चात से क्या होने लगा कि अपने पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी क्या होने लगा? अधिकार होने लगा। अब वो चाहें तो अपने मायके में भी जमीन जायदाद में क्या कर सकती हैं? हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं। अगर कोई भी महिला वर्ग से मेरी वीडियो देख रहा है तो ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि दिया भले ही गया है, जहां आपका है वहां पे लीजिए। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। तो और जो मुसलमानों में ये प्रावधान था तो मुसलमानों में शुरुआत से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही ऐसा प्रावधान था मुसलमानों में कि वो अपने पिता के यहाँ पे संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखते आ रहे हैं कि सरकार इस ओर भी यानी कार्य कर रही है, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता के संदर्भ में। ठीक है, तो स्थितियां सुधरेंगी लेकिन धीरे धीरे, और अगर एक बैग सुधार करेगी तो फिर कठिनाई ये होगी कि जैसे हमारा पिता की संपत्ति में मैंने बोला तो पिता की संपत्ति में बेटे का हक होता है। ठीक है, अब उस जमीन को अगर बेचना होगा बेटे को तो अभी तक केवल बेटे का हस्ताक्षर और जो भी होता रहा हो पिता के हस्ताक्षर, तो जमीन बिक जाती थी। लेकिन अगर महिलाओं को या उनके बेटियों को भी अगर संपत्ति में अधिकार दे दिया गया तो फिर सबके किसी के एक बेटी होगी तो ठीक है, उसने भी सिग्नेचर कर दिया, लेकिन 5-6 ठो होंगी तो क्या करेंगी? सबके नाम पे अलग अलग वसीयत बनेगी, सबके नाम पे अलग अलग कानून बनेगा,
कोई बेचना चाहेगा, कोई नहीं बेचना चाहेगा, तो इस संदर्भ में यार काफी सारी कठिनाइयां हमारी देखने के लिए मिल सकती हैं और कई ऐसे कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी जिससे कि ये इस संदर्भ में सरकार को कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन सरकार इस पे कार्य कर रही है। यही है हमारा सिविल संहिता और गोवा में बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये कार्य हमारे हो रहा है वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 45 ये प्रावधान करता है कि जो भी हमारे एक प्रकार से बोले 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क रूप से सरकार क्या करेगी? शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। और एक प्रावधान इसमें और किया गया जो कि इसको 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, उनके पोषण का भी ध्यान रखेगी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगी और इसको 6 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य का ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। रखेगी तो अच्छी बात है, नहीं रख रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार वैसे तो कार्य कर रही है। जैसे देखते होंगे हम लोग यार, पोलियो वगैरह पिलाया जाता है, पोलियो का टीका वगैरह लगता है और बीसीजी वगैरह हो गया, इसके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात में खसरा वगैरह का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो सरकार के द्वारा ऐसे कार्य करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार अगर कर रही है तो अच्छा है, नहीं कर रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान भी किया गया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है, जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे देखते होंगे कि दी जाती है। ठीक है, इसी के पश्चात में अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 बोल रहा है एससी और एसटी के संदर्भ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सरकार को भी कार्य करना होगा। इसका भी प्रावधान बड़े ही बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 46 के माध्यम से दिया गया है। अब वो कार्य हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सहायता उनको दिया जाए सरकार के द्वारा, आर्थिक सहायता दी जाए उनको। तो इस प्रकार के जितनी भी सारी सुविधाएं हो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अर्थात एससी और एसटी को भी सरकार अपने ध्यान में रख करके कोई भी नियम और कानून बनाएगी। और सरकार अगर ऐसा करती है तो अच्छा है, नहीं करती है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 क्या प्रावधान करता है?